कर लिया था और कॉलोइड्स भी हमने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। लाइफ लिक लाइफ हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव भी हमने पढ़ लिया था। नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट on the basis of type of particles of dispersion dispersed phase। सभी को अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? यस यस सर। ठीक है, तो पहला इसमें है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड क्या है? नाम से पता चल रहा है मल्टी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है? लार्ज नंबर ऑफ एटम्स or smaller molecules of a substance aggregate together to form species having size in colloidal range। For example, जैसे तुम्हारे कोलोइड का साइज इतना है, इतना आना चाहिए भाई। तुम्हारे पास पार्टिकल ऐसे क्या कर रहे हैं? पास पास पे आके एग्रीगेट कर रहे हैं और कोलोइड कोलोइड का जितना साइज है, तो इस तरीके से इसका नाम जो है मल्टी, बहुत सारे मॉलिक्यूल कोलोइड बना रहे हैं। सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल है ये तो। some particles collectively form a molecule in colloidal range this to this, for example sulfur sol और gold sol। बोलो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड समझ में आया कि नहीं है? यस नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। अच्छा, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स क्या होते हैं? द मैक्रोमोलिकुलर कोलोइडियल पार्टिकल्स themselves are large molecule, these are quite stable and generally polymers। तो बेसिकली बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज कोलोइडियल रेंज में लाई करता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पॉलीमर्स हैं, ये स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स है, नाइलॉन है, पॉलीथीन है। ये क्या होते हैं? मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बेसिकली। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या? नो नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा एसोसिएटेड कोलोइड। अच्छा, एसोसिएटेड कोलोइड जो है वो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? certain substances behave as strong electrolytes in low concentration but behave as colloids when in higher concentration। कम कॉन्सेंट्रेशन पे अपना नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और हायर कॉन्सेंट्रेशन पे एसोसिएटेड कोलोइड की तरह। अच्छा, ये पार्ट थोड़ा सा मिक्सअप है, मतलब ये जो है ये बाद में आना चाहिए था, ये वाला पार्ट, ये पार्ट पहले आना चाहिए था। चलो मैं इसके बारे में बताता हूँ। एसोसिएटेड कोलोइड्स को माइसेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? तुम्हारा जैसे सोप में जो पार्टिकल यूज होता है, सोप में जो पार्टिकल्स यूज होता है वो तुम्हारा होता है C19H35
COO माइनस Na। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला सोडियम स्टीरेट बोलते हैं इसको। ये पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा है। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे क्या नाम है, ये सोप में यूज होता है और ये तुम्हारा क्या बनाता है, ये एसोसिएटेड कोलॉइड बनाता है। तो कम कॉन्सेंट्रेशन पे ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन पे ये क्या करता है, एसोसिएटेड कोलॉइड की तरह बिहेव करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये तो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, इसकी चेन है इस तरीके से, और ये जो है पोलर वाला पार्ट, ये कौन सा वाला पार्ट है, पोलर। ये कौन सा वाला पार्ट है, नॉन। इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइडेड है। दिस इज नॉन पोलर पार्ट, दिस इज पोलर पार्ट। हम ये बोल सकते हैं दिस नॉन पोलर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक, इजंट इट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये ऊपर वाला पार्ट यहां से यहां तक, ये तुम्हारा एक पार्ट है जो उसके नीचे आना चाहिए था। अब आता माइसेल बनता कैसे। सर वो आपने हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में क्या बताया? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट है और पोलर जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ओके। अब आता है माइसेल जो है वो कैसे बनता है। तो ये तुम्हारा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेरा क्या है, एक मॉलिक्यूल है सोडियम स्टीरेट, बट मैं क्या कह रहा हूँ, अब काफी सारे पार्टिकल जो हैं वो साथ में आ गए। सारे पार्टिकल साथ में आ गए, तो ये क्या बना रहे हैं, माइसेल बना रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, माइसेल बनाना। माइसेल कब बनता है, जब तुम्हारा वो कोलोइडल रेंज में चला जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, माइसेल बोलते हैं बेसिकली। तो जैसे मान लो मिनिमम कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट है माइसेल बनाने के लिए, मिनिमम मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ वैलिड डेटा। लेट्स से 50 मॉलिक्यूल्स चाहिए मिनिमम, तो 50 क्या हो जाएगा तुम्हारा, CMC। अब CMC क्या होता है, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड CMC, और ये क्या होता है, इट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द माइसेल फॉर्मेशन। तो लेट्स से तुम्हारे पास 60 है ये मॉलिक्यूल, तो ऑलरेडी तुम्हारा माइसेल बना हुआ है, इसको हम CMC नहीं कहेंगे। CMC हम किसको कहेंगे, 50 को। तो CMC माइसेल समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। Yes. सर ये आपने 60 वाला क्या बोला? मतलब मान लो तुमको 50 की जरूरत है ना माइसेल बनाने के लिए, बट 60 पे भी तो बन जाएगा। 50 तो मिनिमम की जरूरत है ना, 50 तो मिनिमम चाहिए।
तो जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है वो तुम्हारा क्या क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। यस, ओके। और जो टेम्परेचर नीडेड होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर अबव विच फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स टेक प्लेस इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। So there are two conditions for micelle formation. Temperature should be greater than craft temperature and concentration should be greater than critical micelle concentration. These two conditions are required. Critical micelle concentration क्या है? The minimum concentration above which micelle formation takes place. Now ये वाला जो पार्ट है ये पहले आता है, ये ऊपर आता है, ये तो बाद में आता है। बताओ ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ। 5 स्टार लगाने का क्या मतलब है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉट इन जनरल, नॉट इन केमिस्ट्री, नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, नॉट ओनली इन जेई, बट इन डेली लाइफ ऑल्सो वी यूज सोप। तो उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कि सोप जो है वो क्लीन कैसे करता है। सोप जो है वो क्लीन कैसे करता है वो हमें देखना है। तो देखो क्या होता है, चलो मैं पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ। तुमने क्या किया, थोड़ा बड़ा कंटेनर लेते हैं। तुम क्या करते हो, कपड़े कैसे धोते हो? तुमने क्या लेते हो, बकेट में पानी डालते हो, मतलब पानी और कपड़े डालते हो। तो मैं इस कपड़े को ब्लू कलर का ले रहा हूँ, है ना? देखो मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कपड़ा तो हमें अलग तरीके से दिखता है, बट उसके अंदर जो जिस तरीके से अरेंजमेंट होता है मैं वो बना रहा हूँ। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ऑयल लगा हुआ है। तुम्हारी शर्ट पे क्या लगा हुआ, ग्रीस लगी हुई है, विजिबल है? कहीं तुम्हें छोटा शर्ट तो नहीं बनाती है? विजिबल है सर। नो सर। क्या अंकित विजिबल नहीं है क्या? विजिबल सर है वो सर, ग्रीस छोटा को नहीं है। दूसरे कलर से बना ओके दो। ओके। हाँ सर, ऑयल वाला थोड़ा अलग कलर कर दो। अच्छा वो मिक्स हो गया क्या? रुक सर जाओ, वो जूम कर सकते हैं। थोड़ा लाइट कर देता हूँ, ब्राइट कर देता हूँ। ग्रीन बी ब्राइटर, दिस इज योर ऑयल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ये तुम्हारा क्या हाइड्रोफिलिक पार्ट। पहले क्या होता है, तुम्हारा जो हाइड्रोसोप का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ना, हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर नहीं जाता है। मैं देखो पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ स्टार्ट से, ध्यान से सुनना। पहले वी हैव टू पार्ट्स ऑफ ए सोप मॉलिक्यूल, मतलब एक तो हाइड्रोफोबिक जो पानी से हीट करता है, एक है हाइड्रोफिलिक जो पानी को लाइक करता है। तो लाइक वाला पहले जाएगा। सो द हाइड्रोफिलिक टेल, टेल तो खैर हाइड्रोफोबिक टेल को बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है वो क्या करेगा, वो वाटर की सरफेस पे रहेगा पहले, बट जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ते जाएंगे तो क्या है, ये सरफेस पे नहीं रह पाएंगे। ये क्या नहीं रह पाएंगे, सरफेस पे नहीं रह पाएंगे। रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और ये सरफेस को छोड़ के नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी नीचे आना जब स्टार्ट होंगे ना, तो ये बताओ ये जो ग्रीज है, ये जो ग्रीज है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है या हाइड्रोफिलिक? बोलो। हाइड्रोफोबिक। फोबिक। हाइड्रोफोबिक है। राइट। सो लाइक जो है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो यहाँ पे कौन अटैच होगा? टेल अटैच हुआ। हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक अटैच होगा यार, टेल अटैच होगी हाइड्रोफोब। यहाँ पे। इस तरीके से देख पा रहे हो, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी डायग्राम बनाने में।
शर्ट हमारी छोटी हो गई, मॉलिक्यूल्स बड़े हो गए, बट ठीक है, समझ में आना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से जकड़ लेते हैं इसको, ग्रीस है ना, ग्रीस को पकड़ लेते हैं इस तरीके से, हाइड्रोफोबिक पार्ट, और फिर जो है फिर उसको उठा के ले जाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो बेसिकली तुम्हारा जो शर्ट है उस पे जो ग्रीस लगा है उसको उठा के कौन लेके जा रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक। देखो ये ग्रीस है, ग्रीस को उठा के लेके चले गए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, soap molecules form micelles around oil drop. Hydrophobic part is in oil droplet and hydrophobic projects out of grease. Now the polar part can interact with water and is pulled upwards. तो पानी क्या कर रहा है, पानी को क्या दिख रहा है, तो ये जो है ये पानी में है, ये वाला पार्ट। पानी क्या कर रहा है, पानी इसको खींच रहा है, पोलर वाले पार्ट को पानी क्या कर रहा है, खींच रहा है। तुम्हारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस है, यहाँ पे क्या है, पानी से घिरे हुए है, पानी से क्या है, सराउंडेड है। तो ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव। पानी से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसको खींच रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि पानी से खींच ले जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, now the polar part can interact with water and is pulled upwards. The negatively charged, क्या लिखा हुआ है, the negatively charged ये इसी की बात कर रहा है, ये जो हमारा ये बना है ना यहाँ पे ग्रीस के साथ जो बना हुआ है, इसको उठा ले जाता है। द नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव चार्ज अराउंड द ग्लोब्यूल्स प्रिवेंट्स फॉर्म कमिंग टुगेदर एंड फॉर्म्स एग्रीगेट। इस तरीके से एग्रीगेट बना लेता है, ये एग्रीगेट बना हुआ हमारा। चलो मैं एक वीडियो, सपोर्टिंग वीडियो दिखाता हूँ इसकी। अच्छा आप ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे टेल दिख रही है, हाइड्रोफिलिक टेल एंड हाइड्रोफोबिक टेल, सॉरी हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट बेसिकली। Yes, sir. यस सर। अब क्या है, ये पानी के ऊपर पहले इस तरीके से रहती है, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो सरफेस पे रहता है। अब देखो ये जो ग्रीस है ना, इसको इस तरीके से पकड़ लेती है। The molecules in which the hydrophobic tails are in the interior of the cluster and ionic ends are on the surface of the cluster is called a micelle. इस तरीके से देखो बीच में जो पार्ट है ना, जो ब्राउन ब्राउन पार्ट है, दिस इज योर ग्रीस, इसको इस तरीके से पूरा पकड़ लेते और ये पूरा मेरा क्या बन जाता है, माइसेल बन जाता है। देखो इस तरीके से,
जो उठा के ले जा रहा था, पानी से खींचा चला जा रहा है। इस तरीके से प्रोसेस। समझ में आया? बोलो। यस क्लींजिंग sir. एक्शन ऑफ सोप समझ में आया कि नहीं है? यस सर। वेरी गुड सर हाँ हाँ बोलो। सर वो ग्रीस से मतलब टेल ही क्यों ज्वाइन होता है सर? ग्रीस हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, सर हाइड्रोफोबिक। और टेल हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। सर वो भी हाइड्रोफोबिक। समझ में आया? नहीं सर नहीं पता चला। क्या नाम है तुम्हारा? शिखर। तो देखो हाइड्रोफोबिक जो है ना वो हाइड्रोफोबिक से अटैच होता है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक से अटैच होता है। मतलब पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। 11th क्लास में हमने पढ़ा है। ओके सर। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इस तरीके से आता है ना, जो जैसा है वो उसी के यस साथ सर, जाएगा। यस सर समझ गया। किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। नो किसको सर। माइक? सर हाँ बोलो। सर वो जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं उसके साथ वो लगता है। तुम्हारी आवाज यार अच्छे से नहीं आ रही, थोड़ा फिर से बोलो एक बार। सर वो जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं मतलब पास साथ में आते हैं वो प्लस और माइनस वाला पार्ट वो वाला हो सकता है। बेसिकली वाटर क्या कर रहा है ना, जब वो टेल तुम्हारा बाहर आ रहा है तो टेल का इंटरेक्शन किसके साथ है? वाटर के साथ। ग्रीस का इंटरेक्शन किसके साथ है? टेल के साथ है। तो तुम्हारा हाइड्रोफिलिक पार्ट विच इज इन इंटरेक्शन विद वाटर, तो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन विद वाटर इट कैन बी पुल्ड अपवर्ड्स। तो ये इस तरीके से हो रहा है जैसे मैंने दिखाया ऊपर। हाँ ओके। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखो ये जो है, जैसे लायोफिलिक कोलॉइड्स को बनाना बहुत इजी है, बट लायोफोबिक को थोड़ा मुश्किल है। मैंने बताया था उस टाइम पे स्पेशल मेथड्स आर यूज्ड टू फॉर्म लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो अभी हम उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, है ना? तो देखो यहाँ पे क्या है, जनरली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स आर फॉर लायोफोबिक सॉल्यूशंस बिकॉज स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देम, while lyophilic solutions can be prepared simply by shaking or warming solid with liquid, for example starch with water। सिंपल होता है। नाउ पहला जो मेथड है दैट इज योर केमिकल मेथड, जो सारे मेथड्स में बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस आते हैं। रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे तुम्हारी इनऑर्गेनिक है तो उसमें 1000 में से कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा चैप्टर है न्यूमेरिकल, उसमें रिएक्शन आ रही है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ इसमें है colloidal solutions can be prepared by chemical reactions, जैसे तुम्हारा डबल डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस। 4 टाइप है। पहला टाइप है डबल डिकम्पोजिशन। तुम्हारा ऑर्सेनिक एसिड है, वो H2S के साथ रिएक्ट करके AS2S3 बना रहा है जो कि कोलोडियल साइज होता है। तो बेसिकली ये इट्स ऑल अबाउट पार्टिकल साइज। सॉल्यूशन में AS2O3 बन गया, उसका मॉलिक्यूल
कोलोइडल साइज से मैच कर गया, वो तुम्हारा क्या बन गया, कोलोइड बन गया। वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन से ये तुम्हारा रिडक्शन है, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, यहाँ पे +3, यहाँ पे 0। रिडक्शन में गोल्ड सोल बनता है। दिस गोल्ड सोल, जहाँ पे भी गोल्ड का यहाँ पे आ जाए ना कुछ भी, वो हमेशा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में गोल्ड सोल जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस FeCl3 + H2O। तो वो क्या बनाता है, FeOH का होल थ्राइस सोल बना लेता है ना। अभी क्या है, इसका डीप अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ये आगे समझ में आएगा जब ये डबल लेयर पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी, तब थोड़ा और क्लैरिटी आएगी कोलॉइड्स के बारे में। मतलब अभी तुम्हें क्या है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, रिएक्शन है, रिएक्शन लिखती है, बट ये हो कैसे रहा है, क्या प्रोसीजर है, कैसा क्या है, इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा नीचे आएगा। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस। नेक्स्ट है मैकेनिकल डिस्पर्शन। तो इसमें क्या होता है, colloidal solutions such as ink, paints, varnishes are prepared by this method. The suspension is passed through a colloidal meal where suspension is created into colloids. तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारे पास एक कोलोइडल मील होती है बेसिकली। जैसे तुम क्या करते हो, मैं एक सस्पेंशन ले रहा हूँ। सस्पेंशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, सस्पेंशन इज पास थ्रू। तो मैंने क्या लिया, मैंने इससे पानी ले लिया, अब मेरे पास क्या बड़े बड़े पार्टिकल्स, जिसका भी मैं बना रहा हूँ, मतलब जो भी तुम्हारा कोलोइड है, कोलोइड जिसका बनाने जा रहे हैं, उस मटेरियल के बड़े बड़े पार्टिकल्स, सस्पेंशन बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको किससे पास करा रहा हूँ, मील से पास करा रहा हूँ। तो क्या करेगी मील, उसको तोड़ देगी ना, उसको इनको क्या कर देगी, तोड़ देगी छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्या तो काम ही है। तो क्या बन गया ये, कोलोइडल साइज पार्टिकल्स, कोलोइडल सोल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये अपोजिटली रोटेट करती है, स्टील प्लेट्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हैविंग माइक्रो साइज्ड गैप बिटवीन देम। तो जैसे मान लो वो तुमने देखी है, वो क्या नाम चक्की, Yes. थी Yes, आटा पीसने sir. के लिए, यस सर। है ना। तो उसमें क्या करते थे, वो जो ग्रेन्स हैं वो उनके बीच में डालते थे Grease थे। और उसको रोटेट करते थे, तो वो क्या होता था, पाउडर फॉर्म में बन जाता था। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हो रहा है बस, है ना। थोड़ा मॉडर्न मेथड है, वो चक्की पीसने वाला एग्जैक्ट मेथड नहीं है, बट काइंड ऑफ सिमिलर है। हम क्या कर रहे हैं, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में तोड़ रहे हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है इसमें मैकेनिकल डिस्पर्जन में। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो केमिकल मेथड और मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड सिंपल है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये वाला जो मेथड है इसमें रिएक्शंस हैं, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकेनिकल डिस्पर्जन इज ओके, ठीक है, बताओ ना। नाउ नेक्स्ट आता है ब्रिडिक्स आर्क मेथड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड। नाउ इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ कंडेंसेशन एंड डिस्पर्जन। चलो मैं यहाँ पे एक अलग डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा फेडेड डायग्राम है। सो यू हैव, इसमें क्या करते हैं, एक और बात, ब्रिडिक्स आर्क मेथड में नाम से पता चल रहा है आर्क
का यूज आएगा। आर्क का मतलब क्या होता है? शॉक। ठीक है, तो इसमें हम मेटल्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? मेटल्स के लिए यूज करते हैं। मतलब मेटल के कोलोइडल साइज पार्टिकल बनाने हों तब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो मैं एक सेटअप इसका बना रहा हूं। तो जिस भी मेटल का हमें बनाना है सोल, हम उसी मेटल का क्या लेंगे? रॉड लेंगे। उसी मेटल का क्या लेंगे? रॉड। ये बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है बट आई विल राइट इट सेपरेटली। याद दिला देना, भूल जाऊँ तो मैं लिखवा देता हूँ कि जिस भी मेटल, यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार। जो पहले समझा देता हूँ, बाद में लिख दूंगा एकदम से, नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो हमने गोल्ड सोल बनाना है, चलो ये सही रहेगा, इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये क्या है? गोल्ड, गोल्ड बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा? पानी। ये मेरा क्या है? पानी। यहाँ पे मेरा क्या है? आइस। पूरा नहीं बना रहा हूँ मैं, बस इसे बोलते हैं आइस वाटर, आइस वाटर बाथ। इसे क्या बोलते हैं? आइस वाटर बाथ। ये ना सर वो इतना कंटेनर के लैब, अंदर एक छोटा कंटेनर है जो ठंडा कर, हाँ बेसिकली वैसे ही कुछ हो रहा है। ये जो आइस वाटर बाथ है, ये बड़े बड़े लैब्स में यूज होता है ये वाला। मतलब ये तो हम एक मेथड पढ़ रहे हैं, ऐसे काफी सारे चीजें जो है ना जिसमें कंडेंसेशन मतलब आइस वाटर बाथ यूज होता है बेसिकली। अब इसमें क्या हो रहा है? मैंने क्या किया? वोल्टेज, हाई वोल्टेज दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ? आर्क आएगी। यहाँ पे क्या आएगी? आर्क आएगी, शॉक आएगा। जो तुम देखते हो ना इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के बीच में जो आती है, तो उनमें क्या होती है? उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट हीट, इतना सारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होता है ना, ये जो गोल्ड का जो रॉड है, ये क्या होता है? पिघलने लगता है, थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है। तो इससे क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, चलो गोल्ड पार्टिकल इससे बनता है। छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स बनने लगते हैं। छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं? बनने लगते हैं, बिकॉज ऑफ दैट शॉक, बिकॉज ऑफ दैट हीट। अब क्या हो रहा है कि ये क्या करते हैं? इनमें बहुत ज्यादा हीट है ना, तो ये वेपराइज होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? वेपराइज होने लगते हैं। तुम्हारे गोल्ड के जो पार्टिकल्स जो बने हैं वो क्या करने लगते हैं? वेपराइज करने लगते हैं। बट अभी क्या है? वेपराइज हो जाएंगे तो हमारे काम क्या आएंगे? तो हम क्या कर रहे हैं? बाहर से आइस दे रहे हैं। वो क्या कर रही है? वो उस वेपर्स को कंडेंस कर रही है और वापस से किस फॉर्म में ला रही है? अपने नॉर्मल फॉर्म में लेके आ रही है बेसिकली। मैं फिर से बता रहा हूँ प्रोसेस, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास क्या है? जिस मेटल का सोल बनाना है उसी मेटल्स की रॉड यूज होंगी। इस सेटअप में क्या होता है? बाहर आइस होती है और अंदर वाटर नॉर्मल होता है, और इसमें एक शॉक प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे बहुत ज़्यादा हीट आती है। उससे रॉड में जो जिस मटेरियल की रॉड है, वो मटेरियल के पार्टिकल्स जो हैं वो बनने लगते हैं, और फिर वो वेपराइज होने लगते हैं। बट आइस उन्हें क्या करती है? कंडेंस करती है। इस तरीके से गोल्ड के कोलॉइड्स बनने लगते हैं, गोल्ड सोल बनने लगता है। बताओ समझ में आया कि नहीं है? यस यस सर। यस सर। अब क्या है? अब इसमें हम क्या करते हैं? जब ये गोल्ड पार्टिकल्स बनने लगते हैं ना, तो वहां पे क्या है ना, यहाँ पे एक चांस है भाई, गोल्ड पार्टिकल्स बन रहे हैं, बन रहे हैं। ये क्या है?
एग्रीगेट होने का डर है यहाँ पे क्या है, एग्रीगेशन का डर है, दे विल एग्रीगेट। एग्रीगेशन स्पेलिंग सही है क्या एग्रीगेशन का? नहीं सर, वो एक ई रह गया, AGGR। AGGRE, अच्छा ठीक है। एग्रीगेशन जो है वो हो सकता है। अब इस एग्रीगेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, we add KOH, we add KOH। यहाँ पे लिख देता हूँ। सर ये स्टार्टिंग से डालते हैं या फिर जब स्टार्ट होता है आर्क बनना तब? नहीं स्टार्टिंग में डालते हैं यार, जब मतलब थोड़ा प्रोसेस, मतलब अभी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है तो उनको टाइमिंग का थोड़ा सा अंदाजा रहता है, तो जब थोड़े से गोल्ड पार्टिकल्स बनने लग जाते हैं ना तो तब डालते हैं। वैसे पहले भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, पहले से ही डाल के रखते होंगे कि बाद में कोई प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद तो नहीं मिलता होगा, मतलब वो होता है ना, तो पहले से डाल के रखते हैं टू स्टॉप एग्रीगेशन। KOH, तुम लग रहा होगा सर KOH क्या करेगा इसे, KOH क्या है, इन्हें नेगेटिव चार्ज देगा, इन्हें क्या देगा, नेगेटिव चार्ज। चलो गोल्ड बनाते हैं, क्या दे रहा है, इन्हें नेगेटिव चार्ज दे रहा है, क्या दे रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो अभी क्या है, बिकॉज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इनमें क्या होगा, इनमें होगा Repulsion। रिपल्शन, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होगा तो ये दूर दूर हो जाएंगे और एग्रीगेशन स्टॉप हो जाएगा, होगा ही नहीं एग्रीगेशन बेसिकली, तो ये एग्रीगेशन बचा देता है। सर वो दोनों रॉड गोल्ड सोल ही है। हाँ हाँ दोनों गोल्ड, इसे कहते हैं ब्रिडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है पेप्टाइजेशन। सर पेप्टाइजेशन हम क्या लोग है, सर हाँ हाँ बोलो। सर हम लोग ब्रेडेक्स आर्क में सॉल से कोलॉइडल बना रहे हैं। सोल ही कोलोइड है यार, सोल कोलोइड एक ही बात है। पर अगर सॉल ही कोलॉइड है तो सॉल तो एग्रीगेशन से ही होता है, एग्रीगेशन को भी। मतलब इस चैप्टर में, मतलब एक तरीके से स्लैंग बोल सकते हैं, सोल का मतलब ही कोलोइड बन गया एक तरीके से, उस तरीके से यूज होता है। यस सर प्रोसेस एक बार ब्रीफ कर सकते हो थोड़ा सा मुझ से? कौन सा वाला पार्ट समझ में नहीं आई बताओ। शुरू पूरा ही एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। क्यों, तुम कहाँ थे? सर सुना लेकिन वो थोड़ा समझ नहीं आया। 2 बार बताया यार मैंने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बताने के लिए मना कर रहा हूँ, बट तुम ध्यान नहीं देते हो यार। देखो तुम्हारा फिर से बता रहा हूँ, जिस भी मेटल का हमें सोल बनाना है, उस मेटल का हमें क्या नाम है, रॉड लेनी पड़ती है, और फिर वाटर जो है, वाटर में सस्पेंडेड होती है वो, और बाहर एक आइस बात लगा हुआ होता है। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट हीट, द रॉड में जिस मटेरियल के पार्टिकल्स हैं वो टूटने लगते हैं, दे गेट वेपराइज्ड बिकॉज ऑफ द हीट, बट बिकॉज ऑफ द आइस दे अगेन गेट कंडेंस्ड हो जाते हैं, और वापस से हमारे पार्टिकल्स बनाने लगते हैं। उन पार्टिकल्स को एग्रीगेशन रोकने के लिए वी ऐड KOH व्हिच एक्ट एज स्टेबलाइजर। तो वो क्या करता है, वो उन्हें चार्ज देता है और वो रिपेल हो जाते हैं और एग्रीगेशन स्टॉप हो जाता है। यस
Now the next is peptidization. Peptidization may be defined as a process of converting a precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in the presence of an electrolyte. तो देखो तुम्हारा क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है FeCl3 का, तो FeCl3 का प्रेसिपिटेट बने हुए हैं, बट हमने क्या कर दिया, चलो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। ये तुम्हारा क्या है, PPT है, मैंने क्या कर दिया, ये है FeCl3, FeOH का होल थ्राइस, मैंने क्या किया, FeCl3 डाल दिया इस सॉल्यूशन में। FeCl3 के पास Fe+3 है माइनस। एक बात ध्यान रखना कि जो कॉमन आयन है, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन आयन एडसॉर्प्शन। एक बात ध्यान रखना है, अभी आने के इसके बाद जो है सारे के सारे टॉपिक्स में कॉमन आयन एडसॉर्प्शन यूज होगा, तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन आयन जो है वो एडसॉर्ब होने लगता है। क्या होने लगता है, एडसॉर्ब होने लगता है इस तरीके से। और फिर क्या होता है, इनमें रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है, जो प्रेसिपिटेट है ना वो टूट जाता है। प्रेसिपिटेट क्या हो जाता है, टूट जाता है। प्रेसिपिटेट ब्रेक हो जाता है। और वापस से मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोल में कन्वर्ट हो जाता है। वापस से क्या मतलब, सोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेप्टाइजेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल by shaking it with dispersion medium in the presence of an electrolyte. For example, FeCl3 precipitate था और बाद में क्या बन गया, ये इस तरीके से। तो ये जो प्लस वाले चार्ज से बाहर, ये देखो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ऊपर याद है मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज सोल, नेगेटिव चार्ज सोल, तो ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोल। ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज सोल। इस तरीके से चार्ज आता है इसमें। बोलो कोई डाउट है? सर Cl- के आयंस भी होंगे ना अंदर, तो फिर चार्ज कैसे होगा? हाँ, बट वो हमारा कंसर्न ही नहीं है। Cl- तो अपना अलग पड़ा हुआ रहेगा, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। पूछ तो किसको रहा है, देखो हम क्या देखेंगे, प्रेसिपिटेट किसको चाह रहा है, प्रेसिपिटेट तो Fe+3 को चाह रहा है ना। तो अभी हमारा फोकस जो है ना वो Fe+3 पे है। बाद में एक और आएगा इलेक्ट्रिक डबल लेयर, वहां पे तुम्हें Cl- का कॉन्सेप्ट समझेगा, है ना, वहां पे आएगा। अभी नीचे इलेक्ट्रिक डबल लेयर आएगा तब समझ में आएगा कि Cl- किस तरीके से होगा। सर मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो FeOH ट्राइस को जो डिसो मतलब में से Fe+3 अलग हो गया ना FeCl कॉमन आयन की वजह से, तो फिर सर OH- भी तो रिलीज होगा ना पानी वाटर में। हाँ, तो तुम्हारा ये FeOH का होल थ्राइस ही ये दिखा ना, चार्ज तो सर चार्ज कैसे आया वो पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसमें ऐसा है, तो डिसोसिएट हो जाएगा तो चार्ज आएगा। मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे
लेट्स से 10 FeOH के होल थ्राइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 FeOH के होल थ्राइस, 10 Fe+3, एक FeOH का होल थ्राइस पे एक Fe+3 बैठा है, वही है एक FeOH के होल थ्राइस पे एक Fe+3 बैठा है। +1 का चार्ज नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज है। मैंने एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। समझ में आया? सो मतलब सोल्यूशन चार्ज नहीं है, बस वो जो पार्टिकल्स जो सस्पेंड हुए वो चार्ज है इसमें। सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे चार्ज है Fe+3। हाँ सर ठीक है। और देखो, अब देखो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो हम केवल वहां पे आयरन पे ही फोकस कर रहे हैं, FeOH का होल थ्राइस पे फोकस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा दूर है ना? हमारे जो काम का हम उतना ही पढ़ रहे हैं अभी, इलैबोरेटेड वे में धीरे धीरे आएगा। हाँ सर समझ गया। The electrolyte to be added should a common ion as precipitate. Here electrolyte is having Fe+3 ion common. The reason behind addition of common ion electrolyte is that part precipitate needs same ion to absorb. After absorption it gets positive charge and they repel each other. यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? पेप्टाइजेशन समझ में आया कि नहीं है? इसमें और नहीं लिखा हुआ क्या? यस तो इस FeCl3 को FeCl3 को हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो पहला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलोइडल सोल शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज but due high molecular mass, bigger in size and lesser in numbers, mole fraction of dispersed phase is very low, colligative properties decreases. यहाँ पे if आएगा, if mole fraction of dispersed phase is very low, colligative properties decreases. Obviously वो number पे depend करती है colligative property as compared to true solution. तो basically क्या है, ये colligative properties show करते हैं क्योंकि high molecular mass की वजह से size बड़ा है। सिंपल है। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। अच्छा, टिंडल इफेक्ट जो रहता है वो देखो, इट इज कॉज्ड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट विद कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर तुमने देखा होगा, जैसे एक रूम है और उस एक रूम में खिड़की है, छोटी सी खिड़की है ऊपर की तरफ, तुमने देखा होगा, ये क्या नाम है, घर में भी ऐसे देख सकते हो, बट आजकल जो जिस तरीके के घर होते हैं वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट तुमने टीवी वगैरह में देखा होगा और फील भी किया होगा कभी और दूसरे टाइप के घरों में। तो जब सुबह होती है तो यहाँ पे क्या आती है, लाइट आती है। लाइट कैसे आती है? लाइट ऐसे आती है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऐसे। देखा होगा ना, फील किया होगा? यस सर, देखा है। यस सर। है ना, देखा होगा। नॉर्मल घर में भी हो सकता है अगर सब कुछ बंद है और एक ही खिड़की है छोटी सी, तो वो लाइट एकदम अच्छे से विजिबल होती है। तो इसे बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तुम्हारा यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर कोलोइडल पार्टिकल। तुम जिस रूम में बैठे हो वहां पे कोलोइडल पार्टिकल्स हैं। वो जो तुम्हारा जो एयर है, जो हवा है बेसिकली,
वो क्या है, कोलोइड है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं। वो प्योर एयर थोड़ी ना है ना, प्योर गैस नहीं है ना, उसमें पार्टिकल्स सस्पेंडेड है, तो वो कोलोइड है एक तरीके से। तो वहां पे जब लाइट कोलोडियल पार्टिकल से, कोलोडियल सॉल्यूशन से पास हो रही होती है ना, तो वो स्कैटर होती है और एक तरीके से दिखता है वो वाला लाइन अलग से। Tyndall effect can be observed when these conditions are satisfied. The diameter of dispersed particle is not much smaller than wavelength of light is used. देखो ये facts हैं, है ना, ये ऐसे की ऐसे याद करने हैं। किसके लिए important है ये वाला part? एडवांस के लिए important है, ध्यान रखना। ये ऐसे कैसे याद करना है। The refractive indices of dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude. ये दो कंडीशन होनी चाहिए टिंडल इफेक्ट के लिए, और कोलोइड तो होना ही होना चाहिए, तभी तो बात ही करेंगे। ठीक है। थर्ड है हेट्रोजेनिटी। Colloidal solutions are heterogeneous in nature and has two phases, dp and dm. Filterability: colloidal particles pass filter paper easily as size of pores of filter paper is greater than size of colloidal particles, obviously. नॉन सेटलिंग नेचर, ये हमने पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके। कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, वेवलेंथ ऑफ सोर्स लाइट, नेचर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है इसमें? ये किसी को समझ में आ रहा है क्या? मैटर मैटर ऑब्जर्व विच इज लाइट। नहीं नहीं नहीं, मैटर मैनर। सर मैन लिखा हुआ। मैन ऑब्जर्व्स, मैन ऑब्जर्वर रीचेस लाइट। सर वो स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग है, इन विच ऐसा कुछ आएगा। इसीलिए वो सेंस नहीं आ रहा। The way observer receives light, किस तरीके से ऑब्जर्वर लाइट रिसीव करता है, कंडीशन डिपेंडेंट है बेसिकली। जैसे फाइनेस्ट गोल्ड जो है, सोल is red in color as size of particles increases, it becomes purple, then blue, and finally golden yellow. ये सब प्रॉपर्टीज हैं। देखो साइज पे डिपेंड करता है यहाँ पे, ये जो मैंने एग्जांपल बताया है, ये साइज चेंज होने पे किस तरीके से कलर जो है वो चेंज हो रहा है।
इसका भी एक वीडियो है टिंडल इफेक्ट का। इसका वीडियो और भी देखो, ये तुम्हारा जो है कोलोइडल सॉल्यूशन है। ये तुम घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसका। अगर तुम टॉर्च इससे पास करोगे ना, ये लाइट जा रही है, ये तुम्हारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो तुम्हें ये जो इसका जो क्या नाम है कलर है वो दिखाई देगा, बेसिकली वो पाथ दिखाई देगा। सॉरी, वो पाथ मेरे को वर्ड्स नहीं याद आ रहा था। इसका जो लाइट का जो पाथ है वो तुम्हें दिखाई देगा। ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम। आज ही कर लेना मेरे हिसाब से, तो क्या कल कर लेना, तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी जूस का ग्लास लेना, तुम्हारा कोलोइडल सॉल्यूशन ही है, और उसमें तुम पास करना इस तरीके से टॉर्च, तो तुमको उस लाइट का पाथ दिखाई देगा। पानी से भी कर सकते हो। तीन एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने। डिस्टिल वाटर में तो बेसिकली देखो, एंड टू एंड रहेगा, क्योंकि डिस्टिल वाटर में कुछ और कुछ रहता नहीं है, बेसिकली कुछ मिलाया नहीं है हमने। पाथ दिखाई दे रहा है ये वाला, क्योंकि अभी कोलोइडल सॉल्यूशन बन चुका है। तुम इम्प्योर वाटर में करोगे तो थोड़ा बहुत उसमें भी दिखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से कोलोइड ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया टिंडल इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। सिंपल होता है ब्राउनियन मूवमेंट, तुमने उसमें पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो एक कॉन्टिन्यूसली सॉल्वेंट एंड कोलोइडल पार्टिकल्स कोलाइड करते रहते हैं। दिस मोशन इज ड्यू टू अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम।
ऑन डिस्पर्जन मीडियम बेसिकली। कोलोडियल पार्टिकल्स शो जिगजैग मोशन, इस तरीके से ये तुम्हारा जिगजैग मोशन है, ठीक है। इट्स नॉट ऑब्जर्व्ड इन ऑर्डिनरी सस्पेंशन, provides solid stability of colloidal soul, depends on size and viscosity, independent on nature but depends on size। नेचर पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड करता है। साइज कम होगी तो विस्कोसिटी कम होगी, मोशन फास्टर होगा। सिंपल है, साइज छोटा है मोशन फास्टर होगा, ब्राउनिन मूवमेंट ज्यादा होगा। सिंपल। जो रेड लाइन में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। बाकी तो सब ठीक है। Next is charged on colloidal particles. This part is very important। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Colloidal particles always carry a charge. The reason is that if they will not have same charge, some charge, they would attract same charge होगा, they would attract each other and ultimately settle down, है ना। सेम चार्ज होगा, तो कैटेगराइज किया है, इसको याद कर लेना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो कैटेगरीज है इस पे क्वेश्चंस पूछे हैं जेई मैंने 2021 में भी, 2020 में भी पूछा। कोई ना कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आया ही है इसका। हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, देखो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें ये ध्यान रखना है, ये किस में आते हैं? पॉजिटिव में आते हैं। मेटल, मेटल सल्फाइड नेगेटिव में आते हैं। बेसिक डाई स्टफ जैसे मिथाइलिन ब्लू है, ये पॉजिटिव में आती है। एसिड डाई किस में आती है? नेगेटिव में आती है, रेड सोल्स एसिड डाई। ऑक्साइड्स पॉजिटिव में आते हैं। सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, क्ले, चारकोल नेगेटिव में आते हैं। ह्यूमन ब्लड इसमें, चलो मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ। ह्यूमन ब्लड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें कंट्रोवर्सी आई थी यार, लास्ट ईयर डिस्कशन हुआ था इसमें, अच्छा खासा। देखो इसमें एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से बताया है ये सब। एनसीईआरटी सरफेस केमिस्ट्री का तो एनसीईआरटी करके चले जाओ, बहुत है। हम क्या देख रहे थे? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। सही है। हाँ,
अब इसमें पता है क्या कंफ्यूजन था, क्या इसमें कंट्रोवर्सी थी। इंटरनेट पे काफी सारी जगह ह्यूमन ब्लड को क्या लिखा है, नेगेटिवली चार्ज लिखा है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन आया था उस टाइम। ये है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, ये सही है। लास्ट ईयर सर जो है नेगेटिव क्या क्या ब्लड है तो ब्लड का आयरन ही होगा, आयरन तो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली बात कैसे? इंटरनेट पे लिखा हुआ है यार, ये मुझे भी नहीं पता इंटरनेट पे क्यों लिखा हुआ है। काफी सारी जगह हीमोग्लोबिन को पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, काफी सारी जगह ब्लड को नेगेटिव लिखा है, पता नहीं, तो मतलब शायद इंटरनेट वो पे जब लिखा हुआ है। ऑक्सीजन लेके आते होंगे तो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, हाँ, तक दिस कुड बी अ क्योंकि एक रीजन। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के में ऐसा कुछ। हाँ बट थोड़ा इस पे इंटरनेट पे ना काफी अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है, बट अपन जो चलेंगे ना वो एनसीईआरटी से चलेंगे। सिंपल सिंपल सी बात है, जेई तो एनसीईआरटी को ही मानता है। सर तो हम ब्लड को एज अ होल तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उसमें दूसरे भी पार्टिकल्स होंगे तो। नहीं वो ठीक है, मतलब दैट इज ओके, बट हमारा क्या, हम किसको मानेंगे, एनसीईआरटी को मानेंगे, सिंपल सी बात है। यस सर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा टेस्ट कल देना जरूरी नहीं है ना? तो सर सैटरडे को भी दे सकते सैटरडे हैं, संडे मॉर्निंग। मॉर्निंग तक खुला सैटरडे है ना को ही संडे देना है। को, सैटरडे दे नहीं सकते हम लोग। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट और बचा है और मैं कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ क्योंकि कल ये पार्ट आधी क्लास में हो जाएगा। तो एक्सरसाइज वगैरह कर लेना जितना हो पाए, जितना पढ़ा दिया है एक्सरसाइज कर लेना, प्लस सेट 2 सरफेस केमिस्ट्री का करते रहना। हम कुछ डिस्कशन करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, हम डिस्कस करेंगे, याद रखना जो जो पार्ट हो गया उसका। ठीक है, आज हमारा जो था वो काफी